हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं, और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है उनको वो देखे जाके, ताकि ये आगे की जो लेक्चर्स है तभी उनको समझ में आएगी। तो बायोलॉजी की ये सीरीज अपनी चल रही है यूपीएससी और पीएससी के लिए। इसके बाद फर्दर मैं साइंस टेक्नोलॉजी को लेके आऊँगा बहुत जल्दी, और इसी जेपीआईएस प्लेटफॉर्म पे, इसी जेपीआईएस के प्लेटफॉर्म पे मैं गेट के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट किया है, जो कि उसके एक फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, सेकेंड लेक्चर भी आने वाला है, बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। और इसी प्लेटफॉर्म पे, जेपीएस इस प्लेटफॉर्म पे, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी चल रही है फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और यूपीएससी का अपना मैंने बायोलॉजी लाइफ साइंस स्टार्ट किया है, और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और आगे फर्दर आते रहेंगे। और जो लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है उन्होंने उसको देख के आए, ताकि आपको आगे का लेक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीछे का लेक्चर देखते आए जल्दी जल्दी, अदरवाइज आगे बहुत जल्दी हम लोग निकल जाएंगे और आप पीछे का लेक्चर देख नहीं पाओगे। और पीछे का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी साइंस टेक भी स्टार्ट होने वाली है, तो ध्यान रखेंगे और कंटिन्यू करें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ताकि चीज़ें आपके ऊपर बर्डन ना हो जाए, बोझ ना बन जाए। चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। विदाउट रिवीजन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ काम नहीं आएगा। तो रिवाइज करोगे तो एग्जाम में मजा आएगा, आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे सॉल्व कर रहे हो। वैसे भी देख रहे हो मैं बायो पोर्शन में भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को लिंक कर रहा हूँ, है ना। तो जो जितनी हो सकती है मैं उतना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता या मे भी चांस मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ, बट अभी तो ऐसा सिचुएशन लग नहीं रहा है कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा, मैंने चरक के बारे में बताया तो मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बता दिया, मैंने और भी सुश्रुत के बारे में बताया तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, है ना। हिस्ट्री उसकी क्या है रिलेटेड, और मेडिकल साइंस में उन्होंने क्या क्या किया, मैंने पूरी जानकारी दी आपको, जो भी आपके लिए सफिशियंट है। और उसके बाद मैंने फिर आगे कंटिन्यू मैंने किया, और सुश्रुत के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सुश्रुत संहिता के बारे में मैंने बताया। तो ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पढ़ रहे हैं। आगे आज पाणिनि के बारे में बात करेंगे, पाणिनि का जो मेन वर्क है ग्रामर के ऊपर उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग योग सूत्र की बात करेंगे, है ना, क्योंकि पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, उस पर कमेंट्री है, क्या कहते हैं, महाभाष्य जो किताब है ना पतंजलि के द्वारा, वो महाभाष्य बुक जो है वो कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है, किस पे, पाणिनि की अष्टाध्यायी पे। तो हम लोग योग सूत्र और पतंजलि की महाभाष्य के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद फिर हम लोग योग सूत्र के बाद योगा से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और क्योंकि मैं आयुष मंत्रालय के बारे में साइंस टेक में डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग फिर योगा गुरु की बात करेंगे, कौन है मॉडर्न योगा गुरु, कौन है इंडिया के, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में और विदेश में योगा का नाम रोशन किए, योगा को बहुत डेवलप किया। तो अयंगर जी, वीके अयंगर की बात करेंगे, जो 2014 में उनका देहांत हो गया पुणे महाराष्ट्र में, जो कि बेलूर कर्नाटका के रहने वाले थे। और उनके गुरु की बात करेंगे, तिरुमलाई जी का बात करेंगे, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहे जाते हैं। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात करेंगे, कहाँ बनी है पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी। विदेश मंत्री जो है हमारी सुषमा स्वराज, उन्होंने ये पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया था, और उसके बाद वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाए गए थे, और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं मॉरिशस में। तो ये सब चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो आज तो बहुत वैसे भी सीखने वाला, हर लेक्चर ही आपको बहुत कुछ मिल रहा है ना, तो ध्यान से पढ़े, क्योंकि एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। और मैं बायो बहुत जल्दी एंट्री करने वाला हूँ कोर बायो में। अब मैं नेक्स्ट क्लास से ही माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है स्टार्ट करूंगा। आपको ब्रांचेस में पढ़ा दूं, जो शाखाएं हैं ये बेसिक्स के अंदर ही चल रहे हैं। ब्रांचेस क्लियर कर लो, नॉर्मल में ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि अगर मैं एनाटॉमी पढ़ाने लगूँ तो एनाटॉमी के अंदर ब्रांच है वो, बट उसकी जानकारी हम लोग ऑलरेडी फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत लेंगे कि क्या है डाइजेशन, क्या है इंटेस्टाइन, और इस लीवर वगैरह के बारे में, गैल ब्लडर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को ब्रांचेस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि पेलियोंटोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, एग्रोस्टोलॉजी क्या है ना। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए, और उसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और आगे मैं जब चलूंगा, जब बायो में आगे कंटिन्यू करूंगा, तो उसमें भी चीजें आएंगी, तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा जानकारी देते चलूंगा, ताकि आपको एक बार में बर्डन ना लगे, और आप धीरे धीरे जब तक बायो कंप्लीट हो आप हर चीज डाइजेस्ट कर पाओगे, सारी चीजों को समझ लोगे और याद भी रहेंगे। एक बार लोड नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि बायो के कुछ टर्म्स डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नॉलेज होती है, नॉलेज ना, ज्ञान, आपने सुना होगा
अपने घर में आपके दादा दादी और ये लोग बहुत बोलते होंगे कि जो ज्ञान है ये जो ले रहे हो ना, ये आपसे कोई ले नहीं पाएगा, है ना। जिंदगी भर मैंने बोला ना स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। तो अगर आपने ये ले लिया ना और इसको रखा ना, तो फिर जिंदगी में आपसे ये कोई ले नहीं पाएगा, है ना। क्यों? इसका कारण पता है क्या है? माइथोलॉजी में, अपनी माइथोलॉजी में अगर जाओगे तो इसकी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि विद्या जो होती है कितना आपको लाइफ में हेल्प करने वाली है ना। मतलब इससे भर के कोई चीज नहीं है आपके जीवन के लिए, आपसे ये चीज कोई ले नहीं सकता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, अगर आपके पास ये है तो आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, आप अपने आप को उभार लोगे, आप अपने आप को बाहर निकाल लोगे इसके थ्रू। ये जो ज्ञान ले रहे हो ना, विद्या जो है ना आपके पास, तो इसकी कहानी है कि क्यों ऐसा है कि विद्या हमारे पास ही रह जाती है, मतलब मरते मरते तक आप ही के पास रहेगी, जो आपने ग्रहण किया है कोई नहीं ले सकता। इसकी माइथोलॉजी में एक हिस्ट्री है, एक कहानी है छोटी सी। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, आप जानते हैं लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो लक्ष्मी जी क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है कहानी में, माइथोलॉजी में, भारत की माइथोलॉजी में, कि एक बार वो भगवान के पास जाती हैं, लक्ष्मी जी भगवान के पास जाती हैं और भगवान से कहती है कि भगवान मुझे कुछ चाहिए, वरदान वगैरह मुझे कुछ चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है ले लो। तो भगवान ने उनको, लक्ष्मी जी को दे दिया वरदान, ठीक है कि हाँ जो भी मांगा लक्ष्मी जी ने उनको मिल गया। तो भगवान, लेकिन जाते जाते लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं दे तो रहा हूं तुमको ये वरदान जो भी आपने मांगा है, लेकिन इसको छीनने का अधिकार मेरा होगा। जब मैं चाहूंगा इसको छीन लूंगा। आप किसी को भी दोगी दे दो, लेकिन इसका छीनने का जो अधिकार होगा ना, मैं मेरे पास होगा ये। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस चली गई अपना। ये बात सरस्वती जी को पता चला, माँ सरस्वती को पता चला। माँ सरस्वती ने कहा कि लक्ष्मी जी लेके आई हैं तो हम भी कुछ ले आए, है ना, भगवान से लेके। तो भगवान के पास ये भी पहुंची कि भगवान आपने लक्ष्मी जी को दिया है कुछ, तो हमें भी कुछ दे, सरस्वती माता कहती हैं। तो ऐसा हुआ कि भगवान ने बोले कि ठीक है, भगवान ने बोला हाँ ठीक है बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो भी है, उन्होंने मांगा। तो देते देते भगवान ने कहा कि जो भी आप ले रही हो ना मुझसे, इसका छीनने का अधिकार मेरा नहीं होगा, मैं इसे छीन नहीं पाऊंगा। जो भी मैं आपको दे रहा हूँ लक्ष्मी सरस्वती जी को, और सरस्वती जी जिसको भी देती हैं, जो दुनिया में विद्या का जो ये संचार कर रही हैं, तो भगवान ने बोला कि इसे छीनने का अधिकार मेरा नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने क्या बोला था? इसका छीनने का अधिकार मेरा होगा, मैं छीन सकता हूँ। लेकिन सरस्वती जी में क्या बोला गया कि इसको छीनने का अधिकार मेरा नहीं होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि सरस्वती और विद्या आपके साथ हमेशा रहेगी। तो पढ़े, इससे बड़ा दोस्त, इससे बड़ा चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है ना। ये आपके जीवन को ही पूरब पे पश्चिम कर देगी, है ना, उत्तर से दक्षिण कर देगी, पूरा बदलाव कर सकती है आपके जीवन का। अगर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, एग्जाम तो निकलते ही हैं, आप बस पढ़े, है ना, अपने आप एग्जाम निकल जाएगा। नॉलेज जिस दिन सफिशिएंट हो जाएगी, आप एग्जाम के काबिल हो जाओगे। जितनी नॉलेज रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, उस दिन आपका एग्जाम निकल जाएगा। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे आप, जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है एग्जाम के अंदर, चाहे आईएएस हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप नॉलेज ग्रहण करें, डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को यहाँ रखना है, काम की चीज़ें कैसे पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आता है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसीलिए लॉर्ड कृष्ण ने भी एक बात बोला है कि आप अपना काम, यू डू योर जॉब इन द बेस्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस दैट यू हैव। यू डू योर जॉब इन द बेस्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस दैट यू हैव। रेस्ट थिंग लॉर्ड कृष्णा से आई विल डिसाइड। रेस्ट थिंग आई विल डिसाइड, लॉर्ड कृष्णा से ऐसा बोला जाता है कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि यू डू योर जॉब, अपना काम करें, इन द बेस्ट नॉलेज, जो भी आपके पास है नॉलेज, एंड प्रैक्टिसेस दैट यू हैव। इन द बेस्ट नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव, रेस्ट थिंग लॉर्ड कृष्णा से आई विल डिसाइड, कि आगे आपका क्या होना है वो तो वो डिसाइड करेंगे। तो अपना काम कीजिए, आप अपना फर्ज निभाओ, जो आपका है, जो आपके पास है वो पढ़ना है वो पढ़े, बाकी चीज तो वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें और बाकी करते रहें, बाकी सारा डिसीजन तो वो लेंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले को मानते हो तो जरूर सारा डिसीजन वो लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और मैंने पिछले लेक्चर में आपसे क्या बात की थी, ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसी बात नहीं है, फिलोसफिकल नहीं है, चीजें बहुत ही जरूरी है लाइफ में इस चीज को उतारना, है ना। जरूरी है, मेहनत करोगे तो ही पाओगे, है ना। जो पौधा लगाओगे ना,
आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम ही का फल खाओगे, जो है ना, इमली नहीं खाओगे, केला नहीं खाओगे। तो जो भी प्लांट लगाओगे वही फल पाओगे। तो जो लगा रहे हो ना वैसा ही पाओगे। तो इसीलिए ये मत भूलना कि बस कोई देख नहीं रहा है, मैं करे जा रहा हूँ जो है तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। इम्पॉसिबल, नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्लांट लगाओगे आप उसी का बीज काटोगे, है ना, ध्यान रखेंगे। इसीलिए काम करे, जैसा काम करोगे वही फ्यूचर में मिलेगा, है ना। और यहीं पे नर्क है और यहीं पे स्वर्ग है, दोनों यहीं पे भोगना है। जैसा कर्म किया जाता है, कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म करोगे वही यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। और लोग भोगते भी हैं, अगर आप आंख खोल के देखोगे तो लोग को दिख जाएंगे आपको कि क्या होता है लोगों के साथ, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा काम करें, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो विनम्रता आनी चाहिए आपके अंदर। वो ज्ञान जो आजकल बोलते हैं ना कि जब एक पेड़ में फल लग जाता है ना तो वो झुक जाती है, तो वही है, नॉलेज जब आए तो झुको, घमंड नहीं होना चाहिए। और बस लोगों को दो जितना दे सकते हो, नॉलेज बांटने से और बढ़ती है ना, विद्या बांटने से और बढ़ती है। तो ये सब चीज ध्यान रखें, बाकी पढ़ते रहें। मोटिवेशन डिमोटिवेशन आते रहेंगे, ये लाइफ है, लाइफ ऐसे चलती है। आप ईसीजी देखे हो ना, कार्डियोग्राम वगैरह हार्ट की जो होती है चीज, तो देखे हो ना ऐसे ग्राफ चलती है। तो लाइफ स्मूथ नहीं है, स्मूथ हो जाएगी तो फिर गए। लाइफ स्मूथ नहीं चलती है ना। लाइफ में ये वेव्स हैं, तो उतार चढ़ाव लाइफ में आना है, आपको उसी में संभलना है ना। हमेशा खुशी, हमेशा सुखी आपके पास रहे ये जरूरी नहीं है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दोनों को मेंटेन करना है आपको, ठीक है ना। तो जो आदमी दुख में सुख रह ले तो फिर सुख में तो फिर कहाँ रहेगा वो। दुखी जब हो आपका, जब समय अच्छा ना चल रहा हो तो उस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही वो दिन आने वाला है जो आप दिन सोच रहे हो, जिसके लिए आपने सपना सजोया है वो चीज आएगी, ठीक है ना। तो लगे रहें, बस लगे रहना है और अपने आप से धोखा नहीं करना है। धोखा नहीं, कभी नहीं धोखा नहीं करना कि उसका रिजल्ट फाइनली अच्छा नहीं आता है। तो मैंने पिछली क्लास में जो बात की थी, मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो बात की थी पाणिनि, पाणिनि उससे पहले आज पाणिनि बात करूंगा। सुश्रुत संहिता पे सुश्रुत की बात की थी। सुश्रुत का मतलब सु मतलब अच्छा, श्रुत मतलब सुना हुआ, अच्छा सुना हुआ। एक ऐसा नाम जो उस समय 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी के उस समय बहुत सुना हुआ नाम होगा, बहुत ही फेमस नाम होगा, वेल रिनाउंड, वेल फेमस, बहुत ही फेम होगा उस नाम का। तो वहां से ये नाम आया है। और फिर वो बनारस के थे और उनके पिताजी विश्वामित्र कहे जाते हैं, जो कि तीसरे मंडल गायत्री मंत्र का निर्माण किया, जो कि सन के लिए डेडिकेटेड है, इन द प्रेज ऑफ सन, सावित्र। और उसके बाद फिर मैंने बात की कि हाँ, इसके अंदर जो इनिशियली 5 सेक्शन थे, इसमें 120 चैप्टर था, बट बाद में एक उत्तर तंत्र को जोड़ा गया, टोटल 6 सेक्शन हो गए, 6 किताब हो गए। उसके अंदर आपको पता चल गया 186 चैप्टर्स, 1120 इलनेसेस, 700 मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 67 के आसपास में क्या कहते हैं ये हैं, मेडिसिन को बनाने वाले मिनरल सोर्सेज कितने हैं और मेडिसिन को बनाने वाले एनिमल सोर्सेज कितने हैं, है ना। तो 54 मिनरल सोर्सेज, 67 एनिमल सोर्सेज जो मैंने आपको बताया था, जिसके थ्रू मेडिसिन बन सकता है। पिछली क्लास में मैंने बात कर ली है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि उत्तर तंत्र और पूर्व तंत्र, 2 तंत्र है। पूर्व तंत्र में इनिशियली 5 चीज आती थी, 5 सेक्शन था, और फिर बाद में एक उत्तर तंत्र को जोड़ा गया है ना। सुश्रुत संहिता को ऐसे बांटा गया है, पूर्व तंत्र, उत्तर तंत्र। तो पूर्व तंत्र में मैंने बताया था, और ये रिलेट भी कर रही है कहां से, चरक की जो 8 जो चैप्टर है ना, 8 जो बुक है ना उनकी, वहां से रिलेट कर रही है। तो मैंने सूत्र स्थान बताया था, निदान स्थान बताया था, शरीर स्थान बताया था, कल्प स्थान बताया था, ऐसे स्थान बताई। और एक स्थान मैंने बताया था कि लास्ट में जोड़ा गया, कौन सा, उत्तर तंत्र, उत्तर स्थान, है ना। ये 6 हैं और इसके अंदर आपको 186 चैप्टर वगैरह जो मैंने बता दी, 1120 बीमारियों की जिक्र है, 700 मेडिसिनल प्लांट्स की जिक्र है, ऐसे जिक्र इसके अंदर है। उसके बाद मैंने बताया था कि इन्होंने सर्जरी पे भी बात कही। सर्जरी पे इन्होंने ये कहा कि सर्जरी जो है उसको उन्होंने बांटा 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी, 8 प्रकार के सर्जरी होते हैं। और उसमें उन्होंने कहा छेद्य, भेद्य, लेख्य, विश्रव्य, शिव्य, है ना। ऐसे बहुत सारे, छेद्य मतलब छेदने हेतु, भेद्य मतलब भेद दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट से भेज दिया, शरीर को ही आर पार कर दिया। तो जब सर्जरी करोगे तो छेदना करेगा ना, छेदना पड़ेगा, भेदना भी पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट में शिव्य, सिलना भी पड़ेगा, है ना। फिर नाड़ी को ऐसे देख के चेक करके आपके शरीर की बीमारी को चेक करना, नाड़ी को चेक करके, सारी चीजें 8 टाइप में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको नहीं बताई थी जो इस बार बता देता हूं आपको। केसर लाइब्रेरी के बारे में पता है? केसर लाइब्रेरी कभी क्वेश्चन आ गया, केसर लाइब्रेरी कहाँ है ये?
बहुत लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बहुत लोग, है ना। देश में तो हर जगह लाइब्रेरी चल रही है। तो ये लाइब्रेरी कहाँ है, कभी सुने हो केसर लाइब्रेरी? अभी तो नेपाल का बहुत सारा जिक्र भी है, नेपाल की कहानियां बहुत है, ठीक है। तो केसर लाइब्रेरी में सुश्रुत संहिता का पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट रखा गया है। पाम है ना, तार का जो पत्ता होता है ना, ताड़, पाम लीफ, पाम की जो तार का जो पत्ता होता है ना, उसका मनुस्क्रिप्ट बना हुआ है। उसकी पूरी सुश्रुत संहिता का वो तार के पत्ते पे पूरी चीजें लिखी हुई है, ऐसा भी बोला गया है, ऐसा भी जानकारी आपको मिलेगी। और वो रखा गया है केसर लाइब्रेरी। और इसकी और कहानी है कि नेपाल और जर्मनी की एक उनके बीच में वो इनके बीच में वो भी है, एक बाइंडिंग भी है उनके बीच में, एक सही वो क्या कहते हैं, उनके बीच में एक, ऐसा बोल सकते हो कि वो लोग एक करके रखे हुए अपने ऊपर कि इसको हम लोग कैसे सहयोग के रखेंगे, है ना, इन चीजों को। तो जर्मनी और नेपाल के ऊपर वो दोनों का है, बट उतना नहीं जाना अपने को। केसर लाइब्रेरी नेपाल, और यहाँ पे आपको मिलेगी सुश्रुत संहिता की, सुश्रुत संहिता, पाम लीफ, पाम होता है ना ताड़, ताड़ का पत्ता, पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। और ये मनुस्क्रिप्ट लिखी गई पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, केसर लाइब्रेरी में रखा गया है नेपाल के सुश्रुत संहिता का पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट। पाम के पत्ते पे, अब इसकी भी स्टोरी है कि पाम के पत्ते पे कैसे लिखी जाती है। तो पाम का पत्ता तोड़ना है, उसको उबालना है, उबालने के बाद उसको निकलना है, निकाल के सुखाना है, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसको थोड़ी सी शेपिंग करेंगे, थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग करेंगे। ऐसे फिनिशिंग करने के बाद फिर प्रेस करके किताब में रखो या कुछ लोड रखो, उसमें पूरा वो पाम लीफ ऐसा हो जाएगा, आप लिखने लायक कर लोगे। उसके बाद उसमें बहुत से कलर लिख दो, कलर फिर डाल दो, फिर उसको पानी से धो दो या कुछ ऐसे लिक्विड से धो लो, तो वो पूरा का पूरा ऐसा लगेगा इंक से लिखा हुआ है, इंक से, ऐसा। तो एक प्रोसीजर है, ऐसे किया जाता है, पाम लीफ में लिखा जाता है। तो पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट है केसर लाइब्रेरी नेपाल, ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं कि उसका नाम भी दिया गया है कि क्या नाम है, ठीक है, उसके बीच में। तो KL699, KL699 के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, कभी आपको आए तो, वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी केसर लाइब्रेरी KL699 है ना। ये लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे नेपाल में है, जहाँ पे सुश्रुत संहिता पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है ये लाइब्रेरी का नाम पूछ ले, है ना। और पाम आइलैंड, आपको पता है पाम आइलैंड कहाँ पे है? पाम आइलैंड कहाँ पे है? पाम आइलैंड, क्योंकि पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट मैंने बताया, तो पाम आइलैंड सुने होगा आपने। पाम आइलैंड, अगर मैं बात करूं पाम आइलैंड, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, नाम जानते हो आप? यूएई, अरब कंट्री में यूएई को हम लोग पाम आइलैंड की वो बोलते हैं ना। तो यूएई जो है आपका पाम आइलैंड जो है, वहां से जाना जाता है, आर्टिफिशियल पाम आइलैंड है। और 3 आइलैंड पाम आइलैंड है, पाम जुमेरा, पाम जुमेरा और डियारा आइलैंड एंड पाम जेबल अली। ये 3 आइलैंड है वहां पे, पाम जुमेरा और डियारा आइलैंड दूसरा, और तीसरा पाम जेबल अली। ये 3 है यहाँ पे, जो पाम आइलैंड बोला जाता है ना यूएई का, है ना। तो पाम के शेप का बना हुआ वहां पे। तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से आइलैंड है। ज्योग्राफी में वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता, मे भी कभी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो लिख दो क्या पाम आइलैंड का? चलो लिख लो, है ना। ज्योग्राफी में मैंने देखा नहीं, लोग पढ़ाते नहीं जल्दी इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, यूपीएससी में तो आपको जानना चाहिए कि कब क्वेश्चन पूछ ले, कोई नहीं जानता है। तो पाम, ये आइलैंड है, पाम जुमेरा, डियारा आइलैंड, पाम जुमेरा आइलैंड, पाम जेबल अली। ये 3 आइलैंड है जो आप जानते हो ना कि पाम आइलैंड का यूएई बोला जाता है। तो वो पाम आइलैंड आपको तार के पेड़ का शेप का, पाम जुमेरा, और पाम जुमेरा के बाद उसके बाद मैंने बताया कि आपको डियारा आइलैंड, ठीक है। और डियारा आइलैंड के बाद पाम जेबल अली। ये 3 आइलैंड आपको मिलेगी वहां पे, और यही 3 आइलैंड को पाम आइलैंड का वो बोला जाता है कि हाँ, यूएई में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में आपको ये 3 आइलैंड मिलेंगी पाम के शेप का, जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे, कब क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, क्योंकि पाम मैन्युस्क्रिप्ट से लिंक कर रही थी तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लिख लेंगे इसको, मैं रब कर रहा हूं। पाम जुमेरा, डियारा आइलैंड एंड पाम जेबल अली, 3 है। अब किसके कोस्ट पे है, दुबई के कोस्ट पे है, कहाँ है, फिर ज्योग्राफी में एंट्री हो जाएगी, तो इसीलिए मैं उतना नहीं जाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाना ही है वहां पे, तो फिर पोल ही खोल दूंगा पूरा। ठीक है, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, रेड सी के बॉर्डर पे जितनी चीजें हैं सब कुछ बात करेंगे वहां पे उस समय। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या नॉर्मल, आपको पता चल गया। एक चीज और बता देता हूं आपको कि बोवेर मनुस्क्रिप्ट का नाम सुना, बोवेर मनुस्क्रिप्ट। इसका जो मेडिसिनल पार्ट्स है वो फॉरेन में रखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको आयुर्वेद से रिलेटेड है मनुस्क्रिप्ट। बोवेर मनुस्क्रिप्ट में आपको मिलेगा कि सुश्रुत जो हैं वो हिमालय में 10 ऐसे सेजेस, ऐसे ऋषि मुनि रहते थे, 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ऐसे ऋषि रहते थे हिमालय में, उनमें से एक थे सुश्रुत, ऐसा लिखा गया है। ऐसा बोवेर मनुस्क्रिप्ट में आपको मिलेगा। बोवेर मनुस्क्रिप्ट, इसका मेडिसिनल पार्ट जो है वो फॉरेन में रखा हुआ है और इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आयुर्वेदिक से रिलेटेड, इस पे आयुर्वेदा से रिलेटेड जानकारी आपको इसी मनुस्क्रिप्ट में, इसमें भी मिल जाएगी। मैंने और भी बताया आपको, चरक संहिता मैंने बताया था, सुश्रुत संहिता मैंने बताया था, भेल संहिता बताया था, अष्टांगा हृदय बताया था, एक बोवेर मनुस्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारे पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट में भी सुश्रुत संहिता के बारे में लिखा हुआ है, पाम के तार के पत्ते पे लिखा हुआ है सारी चीजें। तो याद रखेंगे, कभी पूछ ले बोवेर मैन्युस्क्रिप्ट, इसके अंदर 10 सेजेस जो हैं, 10 ऋषि मुनि हैं, उनमें से एक हिमालय पे 10 रहते थे, वो उनमें से एक थे सुश्रुत, ऐसा लिखा गया है बोवेर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, सुश्रुत संहिता को एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो सुश्रुत संहिता इज वन ऑफ द टू मोस्ट एंशिएंट, प्राचीन है, एंड एनसाइलोडियन, एनसाइलोपेडिक। सुश्रुत संहिता इज द टू मोस्ट एंशिएंट एंड एनसाइलोपेडिक एंड ऑथोरिटेटिव, है ना, एक अच्छा नॉलेज है, एक ऑथोरिटी बोलते हैं ना कि ऑथोरिटेटिव नॉलेज है, तो इट इज द टू मोस्ट एंशिएंट एंड एनसाइलोपेडिक एंड ऑथोरिटेटिव नॉलेज है, ऑथोरिटेटिव नॉलेज है, ऑथोरिटेटिव क्लासिकल बुक है ये सुश्रुत संहिता। ठीक है, ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन पे ये क्लासिकल बुक है, ऑथोरिटेटिव है, अच्छी नॉलेज है, एकदम जानकारी बहुत ही क्लासिक है, कोर नॉलेज है इसके अंदर। और उसके बाद आपको एनसाइलोपेडिक है, मतलब कि जो भी नॉलेज है इंडियन मेडिसिन पे, उस सुश्रुत संहिता एक बेस्ट नॉलेज मानी जाती है। और सर्जरी के लिए आज भी वर्ल्ड में इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो प्रैक्टिसेस है, पूरे वर्ल्ड में आज भी मॉडर्न डॉक्टर्स आज भी वो यूज करते हैं, शल्य चिकित्सा में आज भी यूज की जाती है वो चीजें। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पाणिनि, पाणिनि, है ना, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनकी तो कहानी और भी है। पाणिनि जो थे वो पढ़ने में तेज नहीं थे, फिर क्या करना पड़ता है, पहले उनके गुरु ने बोला तपस्या करो, किसका करो, महेश्वर जी का करो, किसका, शिव जी का करो, महादेव का करो, वही तुमको ज्ञान देंगे। ये तपस्या करने चले गए, है ना, पाणिनि, और तपस्या किए, उसके बाद महेश्वर और महादेव प्रकट हुए और नाचते हुए, डमरू बजाते हुए 14 सूत्र का निर्माण हुआ, वो डमरू से निकले 14 सूत्र, और उसी 14 सूत्र का उपयोग करके इन्होंने संस्कृत ग्रामर की किताबें लिख डाली, अष्टाध्यायी। ये कहानी है नॉर्मली, अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर की किताब है, वो उन्होंने, ऐसा कहानी है, लिखा गया है कि ये तपस्या किए और महादेव प्रकट हुए और डमरू से 14 स्वर निकले, वो 14 एर ईर नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और अच्छा उसी से पूरा का पूरा, क्योंकि वो अगर नहीं समझे तो संस्कृत समझना मुश्किल हो जाता है, तो उसी 14 सूत्र से अष्ट अध्यायी का निर्माण हुआ है, उसी 14 सूत्रानी, महेश्वर सूत्र 14 सूत्रानी के नाम से जाना जाता है। पाणिनि को वो काम आई और उससे आप इन्होंने अष्ट अध्यायी का निर्माण किया, जो बुक है अष्ट अध्यायी। ठीक है, इसकी कहानी 14 सूत्र जो है महादेव ने दिया डमरू बजा के, उसी से इन्होंने अष्ट अध्यायी बुक को लिखा। ठीक है, और आपको पता है कि जो शंकर जी का जो नृत्य करता हुआ स्वरूप है उसको नटराज बोलते हैं, नटराजा, है ना, नटराज बोलते हैं। उस नटराज की जो मूर्ति है ना, वो सर्न के जो लैब है ना, सर्न लैब पता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे सर्न पार्टिकल फिजिक्स लैब है, सर्न की जो लैब है उसके गेट पे आपको नटराजा, जो शिव जी की जो नृत्य करता हुआ स्वरूप है, उसका फोटो आपको मिल जाएगा।
नटराजा, नटराज जो बोलते हैं ना, सन के लैब का जो गेट है ना, गेट पे, ये गेट पे मिलेगा उनके। सोचो, कभी क्वेश्चन आ गया कि सन के लैब पे किसका मूर्ति बनी हुई है, किसका फोटो मिल जाएगा आपको, तो शिव जी का नृत्य करता हुआ स्वरूप नटराजा, नटराज का आपको वहां पे उनका फोटो मिलेगी आपको। सन के लैब जो पार्टिकल फिजिक्स लैब है, गॉड्स पार्टिकल वगैरह का नाम सुने हो ना, सब कुछ यहीं पे चल रही है। मेगा फिजिक्स, मेगा प्रोजेक्ट है साइंस का ये, ठीक है ना, सर्न लैब। इंडियन साइंटिस्ट भी है, अब इंडिया एसोसिएट मेंबर भी है, तो ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान भी यहाँ पे एसोसिएट मेंबर है इसमें। मैं इसको डील करूंगा साइंस टेक्नोलॉजी में, सर्न लैब के बारे में, ठीक है। तो अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी के बारे में क्या आपको बताऊं मैं। पहले अष्ट अध्यायी को जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। पाणिनि का जो मदर नेम है, और ये कब काल में थे, वही वाली बात फिर कि आप एक काल नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी महाजनपद काल में बताया जाता है। महाजनपद काल 6 to 4 सेंचुरी बीसीई, 6 to 4 सेंचुरी बीसीई, बिफोर द कॉमन एरा बीसी, ठीक है। ये काल में इनको बताया जाता है, महाजनपद काल जब था ना उस समय। और मदर जो नेम है इनका, माता का नाम जो है मदर नेम, वो ऐसा सुने होंगे, दक्षी पुत्र, दक्षी पुत्र ऐसा बोला जाता है कि दक्षी पुत्र के नाम से ये फेमस है, ऐसा बोला गया है, दक्षी पुत्र, ठीक है। और फादर नेम पेट्रोनिमिक है। फादर नेम जो है ना इनका, पेट्रोनिमिक का मतलब समझ में आ रहा जाना चाहिए वैसे, बट मैं लिख दे रहा हूं, पानीन, पानीन से पानिनी बना, तो ऐसे नेम को पेट्रोनिमिक बोलते हैं। जो अपने पिताजी के नाम से ही आपका बच्चों का नाम आए तो पेट्रोनिमिक हो जाता है। अगर माता के नाम से बच्चों का नाम रखा जाए तो मेट्रोनिमिक हो जाती है ना। तो ऐसे नाम को, जो पिताजी के नाम से अपने बच्चों का नाम आए, उनके बच्चों का नाम आए, नाम रखा जाए, उसको नाम को पेट्रोनिमिक बोलते हैं, पेट्रोनिमिक। आप इस हिस्ट्री में पढ़ोगे कि कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ शादियाँ होती हैं और जो नामकरण है वो माता के नाम पे पूरे बच्चों का नाम होता है। हिस्ट्री में पढ़ोगे उन चीज़ों के बारे में, अगर मैंने पढ़ाया तो पढ़ ही लोगे, नहीं भी पढ़ाया तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होगे। पेट्रोनिमिक नेम पानीन, जो कि पिता के नाम से ही पाणिनि जी का नाम आया, पानीन से पाणिनि, ठीक है। पेट्रोनिमिक नेम ऐसा बोलते हैं। और मेट्रोनिमिक कब होता है, जब माता के नाम से बच्चों का नाम रखा जाए, माता के नाम से बच्चों का नाम रखा जाए। तो ये मदर्स नेम, ये फादर्स नेम, दक्षी और पाणिनि, पानीन, ये हो गया। अब उसके बाद मैं बताऊं तो कहाँ के रहने वाले थे, किस काल में थे, मैंने बता दिया, महाजनपद काल। और कहाँ के रहने वाले थे मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। अष्टाध्यायी के बारे में अभी बात करूंगा थोड़ी देर से, थोड़ी इसकी जनरल इंफॉर्मेशन इनकी बता दूं। और पाणिनि के बारे में भी वही कहानी है कि स्पेसिफिक नेम जो भी है वो हमेशा आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बता रहा है ना, किसी एक पर्सन को नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करता है। जो भी स्पेसिफिक नेम, जैसे पाणिनि है, सुश्रुत है, चरक है, एक पर्सन को ना समझे। स्पेसिफिक नेम जो भी है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है ना, समूह के लिए, लोगों के लिए। मैंने पिछली 3 क्लास से मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान में एकदम आ जाए कि हाँ ये चीजें है। और पाणिनि के बारे में बताऊं, महाजनपद काल, महा 16 महाजनपद, पता है ना कौन कौन है, थोड़ा याद करके बताना। 16 महाजनपद कौन कौन है, याद है। मगध से, मगध बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होगा, और कैसे उसकी पूरी फैलाव हुई। 16 महाजनपद को ध्यान रखेंगे, और उसमें से कुछ ऐसे महाजनपद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद काल में 6 to 4 सेंचुरी बीसीई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें महाजनपद का मतलब क्या होता है, कभी आप सोचो, महाजनपद जैसे जनपद होती है, महाजनपद होता है, तो महाजनपद का मतलब इसी में छिपा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, हिस्ट्री में बताऊंगा, और नहीं तो पढ़ोगे। महा मतलब महान, महा मतलब महान, जन मतलब लोग, अब पद मतलब पैर, ठीक है। तो जहां जहां महान ट्राइब्स के पैर पड़े, जहां जहां महान ट्राइब्स के पैर पड़े, वो जगह बना महाजनपद। ये कहानी है, ठीक है। जो आप महाजनपद पढ़ते हो ना, जहां जहां महान लोगों के पैर पड़े, जहां जहां महान ट्राइब्स के पैर पड़े, वो बना महाजनपद। और उसी काल में बोला जाता है कि मानिनी थे, ठीक है। ये 6 to 4 सेंचुरी बीसीई, ध्यान रखेंगे इसको। महाजनपद का मैंने मतलब बता दिया आपको, जैसे मैंने उपनिषद का भी मतलब बताया था। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है टू सिट द फीट ऑफ गुरु, गुरु के पैर के पास बैठना, है ना।
उपनिषद का मतलब है। थीम क्या है उपनिषद का पता है? थीम वगैरह सोल, आत्मा, परमात्मा, बर्थ, रीबर्थ, मोक्ष, ये है थीम। उपनिषद का थीम है ये। क्यों आया था? सिंप्लीफाई किया गया था वेदा को, है ना, तो फिर उपनिषद आई थी। कहानियां है, वो हिस्ट्री में नहीं जाए अपन, मैं थोड़ा सा लिंकिंग कर रहा हूं जो बायोलॉजी से लिंकिंग है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल पता चल गया कि क्या पाणिनि की कहानी है। और ये एक जो लोकेशन है इनका, वो भारत के किस लोकेशन में थे, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो है, और अभी पाकिस्तान में है, उसमें भारत में हुआ करता था। अगर भारतवर्ष को देखोगे तो चर सड्डा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया चरसड्डा है, जो कि पाकिस्तान में भी है। वहां पे इनको बताया जाता है कि ये पाणिनि वहां के रहने वाले थे, चरसड्डा, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और ही वाज ए संस्कृत लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेरियन, है ना। ग्रामर का मतलब क्या होता है? वैयाकरण, है ना। ग्रामर का मतलब व्याकरण, और ग्रामेरियन का मतलब क्या होता है? वैयाकरण, है ना। तो ये चरसड्डा में रहने वाले थे, नॉर्थ वेस्ट पाणिनि, जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर और पश्चिम की दिशा में है चरसड्डा, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ही वाज ए संस्कृत लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेरियन, ग्रामेरियन थे। मैंने बता दिया कहानी की कैसे 14 सूत्र मिला, माहेश्वर सूत्र, उससे इन्होंने पूरा का पूरा संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी को ही लिखा। तो ही वाज ए वाज ए ग्रेट लिंग्विस्टिक, मतलब कि वर्डों को बनाया इन्होंने, वर्ड्स को, संस्कृत को डेवलप किया एक्चुअली। मैं आपको बताऊंगा वेदों के जो अंग है ना, 6 अंग है ना, जो व्याकरण है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है व्याकरण का, सबसे ओल्डेस्ट बुक है वेदांग का, वो महाभाष्य ही है, अष्टाध्यायी ही है, अष्टाध्यायी, ध्यान रखेंगे। तो ही वाज ए ग्रेट लिंग्विस्टिक, मतलब कि लैंग्वेज को डेवलप करने वाले, भाषा को डेवलप करने वाले, एंड ग्रामेरियन, वैयाकरण, व्याकरण को उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। ये इसको ध्यान रखेंगे पाणिनि क्या थे, ठीक है। ये पाणिनि की नॉर्मल आपको जानकारी मिल गई। अब मैं इसको बताऊं अष्ट अध्यायी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो अष्ट अध्यायी के ऊपर कमेंट्री क्या है? महाभाष्य, जो पतंजलि की किताब है, अष्ट अध्यायी के ऊपर ही टीका टिप्पणी है, कमेंट्री है, ठीक है, महाभाष्य। मैं इस पर बात करूंगा, पहले अभी अष्ट अध्यायी के बारे में आपको बता दूं। ये ध्यान रखेंगे पाणिनि का, ही वाज ए ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेरियन, वैयाकरण, व्याकरण को डेवलप किया इन्होंने पूरा। और मैं वेदांग के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। जो व्याकरण है ना, वेदांग का एक व्याकरण, जो वेदों का अंग है, उसमें से एक व्याकरण है, उसकी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट जो टेक्स्ट आपको मिलेगी, बुक मिलेगी, वो अष्टाध्यायी है। इसी से सारे संस्कृत ग्रामर, संस्कृत के लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, ठीक है। संस्कृत का मतलब क्या होता है पता है? कंप्लीट, है ना। वेदों का लैंग्वेज बोलते हैं ना संस्कृत, तो कंप्लीट बोलते हैं। संस्कृत का मतलब कंप्लीट होता है। संस्कृत का मतलब एक्चुअली क्या होता है? कंप्लीट, लैंग्वेज ऑफ देवास, देवों का लैंग्वेज बोला जाता है इसको, क्योंकि आपने सुना होगा वेद कैसे मुंह से देवों ने बोला, फिर उसके बाद ऋषि मुनि, फिर आगे मुंह से बोल बोल के आगे चीजें बढ़ी हैं। तो लैंग्वेज ऑफ देवास, संस्कृत का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अष्ट अध्यायी, ठीक है, अष्ट अध्यायी आपको समझ में आ रहा होगा। अष्ट का मतलब क्या है? 8। तो इसमें क्या होंगे? 8 चैप्टर होंगे। अष्ट अध्यायी का मतलब सीधा समझ में आ रहा होगा, कितना चैप्टर हो सकता है? 8 चैप्टर। तो इसके अंदर 8 चैप्टर, 8 पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने चैप्टर के बाद पाद, पाद जानते हो पाद क्या होता है? 32 पाद हैं, और सूत्र भी दिए गए हैं, 3959 सूत्र हैं, है ना। मैंने बहुत चरक में भी सूत्र बताया आपको, सब जगह सूत्र बता रहा हूँ कितने कितने सूत्र हैं। मैं योग सूत्र में भी बताऊंगा कितने सूत्र हैं, जो पतंजलि की बुक है। तो 32 पाद है इसके अंदर, और 3959 सूत्र हैं, ठीक है। ये अष्ट अध्याय के अंदर मैंने चरक की भी नॉलेज आपको दी थी। मैंने सुश्रुत संहिता के अंदर कितने कितने चैप्टर है मैंने वो बताया, कितनी बीमारियां है, तो क्यों ना अष्ट अध्याय के बारे में जानो। तो 8 चैप्टर, अष्ट अध्याय का मतलब अष्ट अध्याय, 8 अध्याय, 8 चैप्टर, 32 पाद एंड 3959 सूत्र इसके अंदर दिए गए हैं। और ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, अष्ट अध्याय जो है ये फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ व्याकरण ऑफ वेदांग। जो वेदांग की जो व्याकरण है ना, वेदांग में 6 अंक, वेदों के 6 अंक, उसमें से एक व्याकरण, उसका फाउंडेशनल टेक्स्ट बात करोगे, सबसे फाउंडेशनल बुक जो है वो अष्टाध्यायी है।
तो ये 8 चैप्टर 32 पाद 3959 सूत्र, इसको ध्यान रखेंगे। कभी क्वेश्चन आ गया कि कितने पाद है अष्टाध्यायी में, तो सीधा बता देंगे, ठीक है, नोट कर लो। और इसके अंदर कमेंट्री जो है कमेंट्री की गई है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी जो है, मैं उसका भी नाम ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने पतंजलि ने किया है वो, तो वो भी एक बुक है, आपने सुना होगा महाभाष्य जो किताब है, इसी के ऊपर कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है। जैसे मैंने चक्र पाणिदत्त ने एक टीका टिप्पणी की है, चरक तात्पर्य टीका, है ना, मैंने बताया था, तो वो टीका टिप्पणी है, बुकों पे टीका टिप्पणी की जाती है ना, तो वो भी इसके ऊपर भी टीका टिप्पणी है, कमेंट्री है, जो कि पतंजलि ने किया है और उसका नाम है महाभाष्य, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अगर मैं वेदों के 6 अंग बता दूं, जिसमें से व्याकरण एक अंग है और उसका सबसे ओल्डेस्ट जो बुक है, टेक्स्ट है, वो अष्टाध्यायी है। तो आपने 6 अंग सुने होंगे क्योंकि वेदा को स्टडी करने के लिए 6 अंग को भी बनाया गया था, है ना। तो 6 अंग में आपने सुना होगा कि व्याकरण एक अंग है, शिक्षा एक अंग है, छंद एक अंग है, व्याकरण मैंने बात किया, व्याकरण अष्टाध्यायी सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है व्याकरण पे ये, है ना। उसके बाद निरुक्त है, कल्प है, कौन कौन सा है, आपका छंद, क्या कहते हैं, शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है और ज्योतिष। ये ज्योतिषी, ये 6 वेदांग है जो कि वेदों के अंग है, और उसमें से जो व्याकरण है उसकी ओल्डेस्ट अवेलेबल और फाउंडेशनल टेक्स्ट जो है, वो सबसे फाउंडेशनल टेक्स्ट, सबसे पुरानी, वो यही अष्टाध्यायी, और इसी से पूरा का पूरा व्याकरण डेवलप हुआ है, ठीक है ना, संस्कृत का। तो इसको ध्यान रखेंगे। और हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी आप, वेदों का अंग पढ़ेंगे, जो 6 अंग मैंने बताया आपको, छंद वगैरह जो बताया मैंने, व्याकरण बताया, निरुक्त बताया, कल्प बताया, है ना, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पाणिनि ने कैसे संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप किया, इसको अगर समझना है संस्कृत लैंग्वेज कैसे डेवलप किया, तो फिर उसमें आपको कहानी जाननी पड़ेगी कि फोनीन क्या है, मॉर्फीम क्या है और रूट क्या है। ये 3 चीज थी, इन्हें 3 चीजों के आधार पर इन्होंने बनाया है, बट मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ ये जरूर है कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना है इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूं कि किसके आधार पर डेवलप हुई थी, फोनीन, मॉर्फीम एंड रूट, है ना। ये 3 चीजों के आधार पे इसको 14 वर्ष थे, 14 वर्ष, उसको मिला के पूरा का पूरा संस्कृत ग्रामर और संस्कृत की जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो पूरा ऐसे हुई है। फोनीन, और फोनीन क्या होता है, फोनीन जो होती है, इट इज द यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट होती है, जो आप बोल रहे हो ना, उसकी इकाई है जो सेपरेट करती है एक शब्द को दूसरे शब्द से। इट इज अ यूनिट ऑफ साउंड विच सेपरेट्स वन वर्ड फ्रॉम अदर वर्ड। एक शब्द को दूसरे शब्द से जो सेपरेट करने वाली जो साउंड की इकाई है ना, ध्वनि की जो इकाई है, वो फोनीन है, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे, फिर भी मैंने बता दिया आपको। मॉर्फीम क्या है, तो मॉर्फीम जो है ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, स्मॉलेस्ट, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है ये, स्मॉलेस्ट। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जो ग्रामर की स्मॉलेस्ट इकाई होती है ना, किसी भी भाषा में जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई हो सकती है, वो मॉर्फीम है। और रूट क्या है, रूट आप समझ में आ रहा होगा, रूट क्या हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का रूट है। तब प्राइमरी, इसमें आपको पढ़ोगे कि लेक्सिकल वगैरह होती हैं, लेक्सिकल वगैरह आपको बीएनएस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बैकस नॉर्म फॉर्म, जो कंप्यूटर साइंस पे एक टेक्स्ट लिखी जाती है, सिंटेक्स वगैरह है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा उसके बीच में, उसके बारे में, क्योंकि मैं साइंस टेक में उसको बता दूंगा बीएनएस के बारे में क्या है, उससे मिलता जुलता चीजें है पाणिनि का वर्क। तो रूट जो है द प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट ऑफ ए वर्ड फैमिली, किसी भी शब्द परिवार का लेक्सिकल यूनिट, प्राइमरी लेक्सिकल इकाई है ये। और लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सिकल डिक्शनरी है पूरी की पूरी, है ना। उसी डिक्शनरी में से लेक्सिकॉन और लेक्सिकल एडजेक्टिव है, उसी डिक्शनरी में से ये रूट्स को, वर्ड को निकाले हैं, और उसमें फिर एल्गोरिथम वगैरह, सेट ऑफ रूल्स को लगाया इन्होंने। लेक्सिकल जो है वो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी होती है A to Z की, उसी में से इन्होंने रूट्स को निकाला, वर्ड्स को निकाला, और उस पर फिर सेट ऑफ रूल्स अप्लाई की, एल्गोरिथम अप्लाई किया, रूल्स लगाने के बाद वो पूरा का पूरा ग्रामर डेवलप हुआ, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। इसीलिए एल्गोरिथम जो है ना इन्होंने यूज किया है, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का भी इन्होंने यूज किया, पाणिनि ने। एल्गोरिथम है अगर, तो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है। और इन्होंने जो भी बात कही है ना अष्टाध्यायी में, वो छोटे से छोटे में बात कहने की कोशिश की है। बोलते हो ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी बात पे अपने पूरे बात को कह डालते हैं,
छोटी सी, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलो, उसके बदले एक छोटा सा वर्ड बोलो, ताकि वो सारा बढ़ा चढ़ा के जो बोला जाए, अगर बोला जाए तो वो इतनी सी बात में आ जाए, है ना। तो छोटे से छोटे बात में किसी बात को कहना, अपने भाव को रिप्रेजेंट करना, वो आपको अष्टाध्यायी में मिलेगा। छोटा से छोटा संस्कृत का श्लोक है, उसमें बहुत सारी चीजें बता दी गई है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अपने छोटे छोटे किसी बात में आप बहुत सारी चीजें बता दो किसी को, है ना। तो वो चीजें है, तो फोनीन, मॉर्फीम, रूट। रूट जो है इट इज द प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का वर्ड फैमिली का प्राइमरी लेक्सिकल यूनिट है। और इसके अंदर और भी हिस्ट्री में चीजें हैं, बट जाते जाओगे तो जानते ही वो हिस्ट्री फिर कहाँ चला जाएगा, अंदर 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 अंदर। तो इसको ध्यान रखेंगे। और 14 वर्ष जो संस्कृत के फोनीन को बनाए हैं, जिसको पूरे ऑर्गेनाइज किए हैं, 14 ऐसे वर्ष हैं। प्रोज वर्ष जानते हो ना, यजुर्वेद प्रोज एंड वर्ष दोनों में लिखे गए हैं। तो 14 वर्ष ऐसे हैं, जो 14 ऐसे वर्ष हैं जो कि इन्होंने 14 वर्ष मिलकर पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज किया है। किसको? फोनीन ऑफ संस्कृत के फोनीन को पूरा 14 वर्ष ने मिलकर 14 सूत्रानी, माहेश्वर सूत्र को जो आप जानते हो, वो सारी चीजें जो मैंने बताया शुरू में कहानी, वो है। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी की। और उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं कि पाणिनि ने अपने किताब में बहुत सारे स्कॉलर्स की बात की है ना, बहुत सारे स्कॉलर्स की बात की है पाणिनि ने। और फिर उस स्कॉलर्स के अंदर बहुत लोगों का नाम आता है कि अगर देखा जाए तो फिर क्या है कि क्या कहते हैं, पाताल विजय क्या है, जाम्बवत विजय क्या है, कौन है, इन लोगों की बहुत सारी डिस्कशन है। उसके बाद बहुत सारी कहानियां इसके अंदर हैं, इनकी बुक के अंदर। फिर भी वो ओवर हो जाएगी चीजें। और ये 3 चीजें हैं, इस 3 चीजों के आधार पर इन्होंने पूरा का पूरा संस्कृत को डेवलप किया। 3 चीजों को इन्होंने यूज किया था संस्कृत ग्रामर को बनाने के लिए, वो ये है। और 14 ऐसे वर्ष हैं जिसको ऑर्गेनाइज करके फोनीन बनाई गई थी। ठीक है, जो फोनीन के बारे में मैंने बताया कि इट इज द यूनिट ऑफ साउंड सेपरेटिंग 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को एक वर्ड से दूसरे, एक शब्द को दूसरे शब्द से सेपरेट करने वाला जो इकाई है ना साउंड की, वही होता है फोनीन। तो इसके बारे में कहानियां और भी है, मैंने जितना बताया उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया पाणिनि के बारे में। ठीक है, नॉर्मल आपको जानकारी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं ये पाणिनि जो है वो बैकस, जॉन बैकस का नाम सुना आपने? जॉन बैकस 1959 में, जॉन बैकस के आधार पर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम वर्क करती है ना। तो वो एल्गोरिथम है, सेट ऑफ रूल्स है और कंप्यूटर सिंटेक्स में यूज किया जाता है। जॉन बैकस की जो बैकस नॉर्म फॉर्म है ना, बैकस नॉर्म फॉर्म, ये कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। और पाणिनि का जो वर्क है वो पूरा का पूरा ऐसे इसी पर आधारित है। पाणिनि का वर्क जो कंप्यूटर सिस्टम में जो नॉर्म लिखे जाते हैं ना, नॉर्म वगैरह, है ना, नोटेशन टेक्निक जो होती है कंप्यूटर में, वो अगर देखोगे और पाणिनि का जो टेक्निक देखोगे इनकी अष्टाध्यायी में, तो लगेगा कि मैच कर रही हो। कहीं कहीं तो लगेगा कि इससे भी बेहतर है। कंप्यूटर सिस्टम जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में नोटेशन टेक्निक यूज की जाती है, इससे भी बेहतर लगेगी पाणिनि का जो वर्क है। मैंने बताया ना कि छोटे से छोटे बात में इन्होंने बहुत बड़ी सारी बातें कह दी है ना, लिख के। तो इसीलिए प्रत्याहार से रिलेटेड कुछ बोलते हैं कि प्रत्याहार विधायक अगर है, प्रत्याहार विधायक, तो उसमें यही बोला जाता है कि छोटे से छोटे में अपने बात को कह देना, प्रत्याहार विधायक। कहानियां बहुत सारी चीजें हैं, बट आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया। तो बैकस नॉर्म फॉर्म, जॉन बैकस के हिसाब से मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इसी पे वर्क करती है, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, बैकस नॉर्म फॉर्म। ठीक है, ये नोटेशन टेक्निक है, आपकी यूज की जाती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। जॉन बैकस के नाम से है, 1959 में वो थे, उनके बारे में इतनी है। और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने के लिए यूज की जाती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और आपका जो इनका देखोगे ग्रामर अष्टाध्यायी में जो पाणिनि का है, आपका वर्क लगेगा सेम है। जो मॉडर्न सिस्टम यूज किया जा रहा है बैकस वाली, और जो अष्टाध्यायी की ग्रामर है पाणिनि की, लगेगा सेम है। कहीं कहीं तो इससे भी बेहतर लगेगी, बीएनएफ से भी बेहतर लगेगी। तो इसको ध्यान रखेंगे, बैकस नॉर्म फॉर्म मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में यूज किया जाता है, नोटेशन टेक्निक है ये। और यही चीज आपको अष्टाध्यायी में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न सिस्टम से मैंने लिंक किया आपको। आजकल कंप्यूटर सिस्टम में अष्टाध्यायी के समय, पाणिनि के समय अष्टाध्यायी में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो बात मैंने बताई है, अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दूंगा। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, अगर जाओगे तो जाहिर सी बात होती है कि बीच में छोड़ के कैसे निकल जाओगे।
एंट्री किए तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा, है ना, और फिर वो ओवर हो जाएगी बायोलॉजी से। तो मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ हल्का सा। मैंने बीएनएफ के बारे में बता दिया, बैकस नॉर्म फॉर्म, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में आजकल यूज किए जाते हैं, नोटेशन टेक्निक है कंप्यूटर में, सिंटेक्स फ्री ग्रामर लिखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप अष्टाध्यायी देखोगे तो पाणिनि की जो ग्रामर की बुक है अष्टाध्यायी, आपको यही टेक्निक आपको देखने को मिलेगी। प्रत्याहार विधायक, एक छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को छोटे छोटे फॉर्म में लिख के बता देना, है ना, ये चीजें आपको दिखती है यहाँ पे। तो पाणिनि बहुत ही एडवांस थे। आज बैकस, जॉन बैकस के जो नोटेशन टेक्निक चलती है, बैकस नॉर्म फॉर्म, बीएनएफ नोटेशन टेक्निक आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम में कैसे नोटेशन की जाती है। अगर मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो बीएनएफ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, आपके में क्वेश्चन आना नहीं है, पक्की बात है, लेकिन फिर भी बीएनएफ वगैरह आपको पता होना चाहिए कि नोटेशन टेक्निक कैसे, सिंटेक्स फ्री ग्रामर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बीएनएफ टेक्निक को यूज किया जाता है। जॉन बैकस जो थे, उन्हीं का नाम से 1959 में उनका वो था, तो उन्हीं के आधार पर ये चीजें मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम वर्क करती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ योग सूत्र, पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि की बुक आपको पता है, महाभाष्य, जो मैंने बताया कमेंट्री है अष्टाध्यायी की, ठीक है, कमेंट्री, टीका टिप्पणी, ठीक है, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी महाभाष्य बुक है। और दूसरी बुक जो इनकी है योग सूत्र, 196 सूत्रा, कहीं कहीं 195 भी लिखे गए हैं, 196 सूत्रा है, सूत्र इसमें, है ना, ठीक है, योग सूत्र में। तो महाभाष्य तो कमेंट्री है अष्टाध्यायी की, उसी पे टीका टिप्पणी है। योग सूत्र जो है 196 सूत्र और कहीं कहीं 195 भी लिखे गए हैं, वो पतंजलि के द्वारा है। और उसके में आपको 8 लिम्ब, अगर बात करोगे 8 लिम्ब ऑफ योगिक मेडिटेशन, 8 वो भुजाएं कौन है योगिक मेडिटेशन के, तो उसको बता देता हूं ताकि आपको कभी भी, वो आपने सुना होगा समाधि होता है, प्राणायाम होती है, यमा होता है, नियम होती है, उसके बाद बहुत सारे हैं उसके अंदर, धारण होती है, धारण करते हैं हम लोग, ध्यान लगाते हैं, ये सारी चीजें 8 हैं, 8 बाजू हैं पूरे के पूरे योग के अंदर, है ना। तो 8 लिम्स ऑफ योगिक मेडिटेशन बोले जाते हैं वो, 8 लिम्स भुजाएं, योगिक मेडिटेशन। लेकिन वो सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, और प्राणायाम उसी में आता है, 8 लिम्स के अंदर ही आता है। प्राणायाम का मतलब होता है ब्रेथ कंट्रोल, सांस को कंट्रोल करना, है ना, उसी के अंदर आपको ये सारी चीजें आती हैं 8 लिम्स ऑफ योगिक मेडिटेशन के अंदर। जो मैंने बताया कि समाधि वगैरह जो है, प्राणायाम वगैरह जो है, नियम वगैरह जो है, नियमा जो बोलते हैं, ये सारी चीजें इसी के अंदर है। ध्यान लगाना, ध्याना जो होता है, ये सारी चीज, प्रत्याहार वगैरह है, प्रत्याहार, ये सारी चीजें इसी के अंदर है, 8 लिम्ब के अंदर आती हैं सारी चीजें। इसके अंदर अलग चीज बताए गए हैं योगा के अनुसार, ठीक है, तो वो जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, वो सब नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, प्राणायाम के बारे में समझ ले, प्राणायाम जो है ब्रेथ कंट्रोल की चीजें हैं, आपको पता होगा, सांस को कंट्रोल करने की प्रोसेस आपने देखा भी है बहुत प्राणायाम करते लोगों को, ठीक है। तो महाभाष्य होगी पतंजलि, 196 सूत्रास हैं उसके अंदर। और एक जो मैं बात करूं पतंजलि के अलावा, जो इंडिया में जो योगा गुरु बोल सकते हो या बहुत ही फेमस योगा के टीचर रहे हैं, BKS अयंगर, नाम सुना उनका, BKS अयंगर का, बेलूर कर्नाटका के रहने वाले थे, बेलूर कर्नाटका के, और उनकी मृत्यु हुई 2014 में महाराष्ट्र पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में उनकी मृत्यु हुई थी 2014 में। और बहुत ही बड़े योगा गुरु थे एक तरीके से, देश में और दुनिया में योगा का बहुत नाम किया, है ना, और देश का भी बहुत नाम किया, इंडिया का। तो BKS अयंगर, योगा से रिलेटेड बात हो रही है इसलिए मैंने बता दिया, इनका नाम कभी आएंगे, अयंगर योगा से फेमस है इनका योगा, अयंगर योगा, ठीक है, BKS अयंगर। इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, सारे अवार्ड इनको मिल चुका है BKS अयंगर को। और इनकी जो डेथ हुई है, डाइड इन 2014, महाराष्ट्र, पुणे। बर्थ जो हुई थी इनका, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है योगा के, इसलिए आप इनको जान लो। बर्थ जो हुई थी बेलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका,
ठीक है, ये बीकेएस अयंगर के बारे में थोड़ी जानकारी है। इनको ये अवार्ड मिल चुका है, कभी क्वेश्चन है। अयंगर योगा के नाम से फेमस है इनका योगा, और इनकी बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है वर्ल्ड में, बहुत सारा इन्होंने काम किया है। और बुक इनका देख लो आप कौन कौन सा बुक है। बीकेएस अयंगर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है योगा के, और जो कि गुजर गए 2014 में, और देश का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया योगा से रिलेटेड पूरे दुनिया में, है ना। बहुत ही फेमस टीचर थे योगा के। इनके गुरु के बारे में मैं बता दूंगा, फादर ऑफ मॉडर्न योगा बोले जाते हैं वो इनके गुरु। इनकी बुक है, इनका बुक बहुत ही फेमस है। अगर बुक की बात करूं, लाइट ऑन लाइफ, प्रकाश ऑन जीवन पे, लाइट ऑन लाइफ। जानते हो योगा और लाइट का बड़ा रिलेशन है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। समर सोल्स्टिस होती है उस दिन, समर सोल्स्टिस आती है, समर सोल्स्टिस होती है उस दिन, सबसे ज्यादा सनरेज आपको पता है, बड़ा दिन आप बोलते हो 21 जून। तो लाइट से है योगा का बहुत रिलेशन, और कैसा रिलेशन है उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि कैसे लाइट से और योगा का, क्योंकि 8 लिम्ब मैंने यौगिक पोस्चर का बताया ना, 8 लिम्ब यौगिक मेडिटेशन का। तो कहीं ना कहीं योगा के अंदर बहुत सारी कहानियां, मैंने एक 196 सूत्र बताए हैं पतंजलि का योग सूत्र में। बहुत बड़ी ब्रॉड वे है इसको पढ़ने का, है ना, डाइवर्स है फील्ड ये। लाइट ऑन लाइफ, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ठीक है, ये कौन कितने हो गए बुक? 4 बुक हो गए। लाइट ऑन लाइफ, कभी क्वेश्चन आ जाए लाइट ऑन लाइफ किसकी बुक है तो बता देंगे, क्या कहते हैं, बीकेएस अयंगर की है। लाइट ऑन लाइफ, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन प्राणायाम, उसके बाद लाइट ऑन योगा सूत्राज ऑफ योग सूत्र ऑफ पतंजलि, और लाइट ऑन योगा हो गया, लाइट ऑन लाइफ हो गया। उसके बाद अगर बात करूं तो द आर्ट ऑफ योगा, द आर्ट ऑफ योगा भी इन्हीं की बुक है। तो योगा से रिलेटेड जो बुक आएगी अब ये नहीं कर देना कि रामदेव बाबा को टिक कर दो, ऐसा नहीं करना। द आर्ट ऑफ योगा, ये सारे इनके वर्क हैं पूरा। ठीक है, तो ये 5 किताबें आप ध्यान रखेंगे। और भी बुक हैं, इनर पीस के बारे में भी उन्होंने बताया, अंतिम जो अंदर की शांति है, इनर पीस या अल्टीमेट फ्रीडम है, ये भी उन्होंने बात की है। सब इनका जो वर्क है इनर पीस पे, अल्टीमेट फ्रीडम पे, वो सारी बुक उन्होंने लिखा है। बट आप 5 बुक याद रखेंगे बीकेएस अयंगर की। ठीक है, अब इनके गुरु के बारे में बताता हूं। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य इनके गुरु थे, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहे जाते हैं। ठीक है, और इनका जो योगा है वो अयंगर योगा से फेमस है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए अयंगर योगा के अंदर कौन कौन सी बुकें हैं, तो बीकेएस अयंगर का जिक्र हो रही है, ये किताबें हो सकती हैं आपको, है ना। इनर पीस भी है और अल्टीमेट फ्रीडम भी है, लिख सकते हो। इनर पीस, अल्टीमेट फ्रीडम। ठीक है, तो ये बुक हैं, आप मत याद रखना, बट ये 2-4 याद रख लेना। पर ये नहीं कह सकते कि कभी ये क्वेश्चन आया कि इनर फ्रीडम अल्टीमेट फ्रीडम किसका लिखा हुआ है ना, ये कोई नहीं कह सकता। आर्ट ऑफ योगा, और फंसाएंगे आपको कौन? रामदेव बाबा को लिख के, है ना, या पतंजलि लिख देंगे, तो आप नाम नहीं सुने हो बीकेएस अयंगर का तो आप लगा के आ जाओगे और गलत आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तिरुमलाई, इनके जो वो हैं, जो गुरु हैं, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य इसके गुरु थे, बीकेएस अयंगर जी के गुरु थे। मैं अभी लिख दे रहा हूं, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। महाभारत से पता है, कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है किस पे? अष्टाध्यायी पे, पतंजलि की बुक। और दूसरी बुक मैंने बताई थी योग सूत्र, जो कि 196 और 195 भी बताया जाता है। तो 196 याद रखेंगे, कभी पूछ लिया कितने सूत्र हैं योग सूत्र में तो 196, या 196 ऑप्शन में नहीं होगा तो 195 होगा। तिरुमलाई आचार्य, इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न योगा। कभी क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ मॉडर्न योगा कौन है, तो इन्हीं का नाम आएगा। और भी आप सुनोगे बहुत लोगों का नाम कभी कभी आ जाती है, बट इन्हीं का नाम आएगा। ये गुरु थे, गुरु ऑफ बीकेएस अयंगर।
ठीक है, जिनकी मैंने इतनी किताब बताई आपको, बीके अयंगर के गुरु थे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। ठीक है, ये इनको ध्यान रखेंगे, कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप बता देंगे फादर ऑफ मॉडर्न योगा कौन है। ठीक है, तो ये आपको योगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई। और मैंने पाणिनि पे थोड़ा सा उसको बताना था मुझे, मॉरिशस में पाणिनि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो मैंने जिक्र किया था पहले, उसको मैं बता दूंगा, बट आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, पाणिनि की बात की हमने और इस पे बात की। कभी क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ मॉडर्न योगा कौन, आधुनिक योगा के फादर कौन है, जनक कौन है, तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य और गुरु और बीके अयंगर वो बोले जाते हैं। बीके अयंगर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, अयंगर योगा के नाम से इनका फेमस जाना जाता है। अयंगर योगा बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही बेहतरीन टीचर थे योगा के। ठीक है, कभी क्वेश्चन फंसाएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो रामदेव बाबा को दे के ऑप्शन में फंसा देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन लोगों का नाम। योगा डे पता है 21 जून समर सोल्स्टिस होती है उस दिन, समर सोल्स्टिस जो लाइट से रिलेटेड है ना योगा, इसीलिए बुक भी देखो ना, लाइट ऑन लाइफ, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्र पतंजलि, अल्टीमेट फ्रीडम क्या है, इनर पीस क्या है, सारी चीजें। योग के मैंने 8 लिम्स बताए थे आपको, आपको वो नहीं पढ़ना है, बट प्राणायाम एक ध्यान रखेंगे, ब्रेथ कंट्रोल के लिए है, सांस को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम वगैरह होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा क्या, थोड़ा सा मैं आपको पाणिनि की लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में बात करूंगा, क्या है, कैसे डेवलप की गई, सुषमा स्वराज ने उसको कैसे इनॉग्रेशन किया, क्या एम है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट क्या है वहां पे, इन चीजों की बात करूंगा। उसके बाद मैं एंट्री करूंगा कहां पे, आपको मैं एंट्री करूंगा एक और फेमस पर्सनालिटी है, ऐसे तो बहुत लोग हैं लेकिन एक है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और जिनका नाम है आचार्य जेसी बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। उनके बारे में 1858 में उनका जन्म हुआ और 1937 में उनका निधन हुआ, और क्या कहानियां हैं, और मैं हिस्ट्री से भी लिंक करूंगा कहीं ना कहीं उनका नाम। उसके बाद मैं लिंक करूंगा टेक्नोलॉजी से, वायरलेस टेक्नोलॉजी से लिंक है वो। जब मैं बात करूंगा हॉटस्पॉट वाईफाई लाईफाई से रिलेटेड, तो ये पहले व्यक्ति थे जो वायरलेस टेक्नोलॉजी, बेतार तकनीकी के जनक बोल सकते हो उनको, है ना, कोहरर वगैरह डिजाइन किया था। तो इनके बारे में मार्कोनी का नाम सुने होंगे आपने, कोहरर का डिजाइन किया था, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फिर उसमें अमेरिका के ही पत्रकार ने उन पर आरोप लगा दिया था कि आपने तो चोरी किया है जो जेसी बोस ने बनाया है कोहरर उसका। तो फिर बहुत सारी कहानियां हैं, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये उस समय के हैं जेसी बोस, जब सुभाष चंद्र बोस इनके दोस्त हुआ करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर इनके दोस्त थे, गांधी जी भी इनके दोस्त हुआ करते थे। गांधी जी आपको पता है गांधी जी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को एक बार बुलाया था अफ्रीका से, फिर उस समय उनका फेमस उतना थे नहीं, नाम था नहीं उतना गांधी जी का इंडिया में, तो वापस चले गए थे। फिर 9 जनवरी 1900 कितने में याद है, 1915 आए थे। उस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है। मैं कहानी इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ब्रांच बायोलॉजी की, और फिर स्टार्ट करेंगे सारी ब्रांच फिनिश करेंगे, सेल में एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करो आप ध्यान से चीजों को, जो मैं बता रहा हूँ मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको काम की। जो हिस्ट्री में जो चीजें हैं ना, मैं ज्यादा नहीं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं गया तो फिर ओवर हो जाएगी चीजें, लगेगा कि बायो नहीं हिस्ट्री हो गई है, तो मैं थोड़ा सा रोक के रखा हुआ हूँ। और बीएनएस में मैंने बताया क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपको कंप्यूटर सिस्टम, जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में बीएनएस है, बैकस नॉर्म फॉर्म, वो सेम चीज आपको अष्टाध्यायी में देखने को मिलती है, ठीक है ना। सिंटेक्स फ्री ग्रामर जो होता है, नोटेशन फॉर्म टेक्निक जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाती है, तो इसलिए मैंने रिलेट कर दिया उसके बारे में। तो ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहें, चीजों को ध्यान से समझे, रिवाइज करना और उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं थोड़ा सा डाइवर्स करके चीजों को दे रहा हूं, है ना। जब मैं एंट्री करूंगा बायोलॉजी में तो चीजें फिर एकदम फॉर्मेट में चलेंगी, क्योंकि वहां पे तो लिमिटेड आपको देना है जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और समझ में आएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। तो बस थैंक यू, ओके बाय।